नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो लेसन कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जिसका नाम है भारत में कृषि। दोस्तों, यह लेसन उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो छात्र अपनी 10वीं की पढ़ाई NIOS से कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। जी हाँ दोस्तों, आज का लेसन क्या कहता है हमारा? कहता है कि भैया भारत में कृषि। दोस्तों, कृषि क्या होती है? कृषि को अगर हम बात करें इंग्लिश में कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब अगर साधारण भाषा में कहें, खेती बाड़ी को ही कृषि कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए इसकी पहली लाइन को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको अंडरलाइन करना अपनी किताब में। कहता है हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कृषि जो है, अगर आप एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी जो है, वो किसी देश की नींव भी कह सकते हो और किसी देश की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हो। भारत में लगभग 70% लोग कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब 70% जो लोग हैं पूरे भारत की जनसंख्या का, वो लोग कृषि कार्यों पर ही निर्भर है। क्या मेरी बात क्लियर? कृषि अभी भी हमारे देश में अधिकांश लोगों को आजीविका प्रदान करती है। मतलब दोस्तों, खेती बाड़ी से लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, उनकी आजीविका चलाने का साधन मिल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? और एक चीज और इस लाइन को अंडरलाइन करना, यहाँ पे नीचे लिखा है, यह कई कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, खेती बाड़ी या कह दे कृषि जो है वो कि उद्योगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्योग मतलब मान लो चीनी की मिल है, वो किस पर डिपेंड होगी? गन्ने पर डिपेंड होगी कि भाई गन्ना मिलेगा तो आपका क्या होगा? चीनी बनेगा। वहीं पर दोस्तों चिप्स बनाने वाली कंपनी जो है वो किस पर डिपेंड होगी? कृषि पर निर्भर होगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र द्वारा ही उनको आलू मिलेगा। अगर उनको आलू नहीं मिला तो आराम से वो क्या चिप्स नहीं बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जो कृषि है वो किसी देश की रीढ़ की काम करता है, क्योंकि कृषि के द्वारा ही भाई बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पर मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण और बताने जा रहा हूँ। खेती के कुछ प्रकार, ये मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, ठीक है? यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको समझाऊंगा। निर्वाह खेती क्या होती है दोस्तों? कहता है निर्वाह खेती जो खुद के उपभोग के लिए की जाती है। मान लो बहुत बड़े क्षेत्र पर मेरे पे जमीन है, पर मैं उतना उत्पादन करने पर मैं उसका 1 साल में 2 साल में उसको खपत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए थोड़े से ही भूमि के क्षेत्र पर खेती मैं खुद के लिए करता हूँ, तो उसको कहा जाता है निर्वाह खेती। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? वहीं पर दोस्तों, वहीं पर वाणिज्यिक खेती क्या होती है दोस्तों? जो कि बाजार में बेचने के लिए उगाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, पूरे उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसानों और उनके परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है और बाजार में बेचने के लिए अधिशेष नहीं होता है। यहाँ पे भी ये निर्वाह खेती है। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार की खेती में जमीन की जोतें और छोटी और खंडित होती है। ये सब किसकी पार्ट है? निर्वाह खेती की। तो आपको निर्वाह खेती में क्या करना है कि याद रखना है, जो खेती खुद के लिए की जाती है और जो अपने परिवार के लिए करी जाती है, उसमें कोई भी बाजार में बेचने के लिए बचाया नहीं जाता। वहीं भैया वाणिज्यिक खेती क्या होती है? कहता है कि उत्पादन का अधिकांश भाग, मतलब कोई जो उत्पादन का जो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो धन की प्राप्ति के लिए बाजार में बेचा जाता है। क्लियर है मेरी बात? इसके लिए क्या करता है? किसानों को सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और बीज की उच्च उपज वाली किस्म, जिसको हम HYV सीड कहते हैं, अधिक उपज देने वाले बीज, जिसको यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों, HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कहते हैं इसको, ठीक है? अब आगे चलते हैं। वहीं पर गहन और विस्तृत कृषि। जी हाँ दोस्तों, गहन और विस्तृत कृषि में आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपनी कॉपी में, किताब में। खेती के इन 2 प्रकारों के बीच बुनियादी अंतर उत्पादन की राशि के प्रति इकाई भूमि है, कि भैया इनमें पैसा कितना लग रहा है ऐसी भूमि। यहाँ पे देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, कनाडा और सोवियत संघ के समशीतोष्ण क्षेत्रों की साथ तुलना में भारत विस्तृत खेती का अभ्यास नहीं करता है। अर्थात दोस्तों, ये जो 3 देश के नाम लिखे गए, ये बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जब हम खेती के लिए देश के बड़े क्षेत्र का उपयोग करते हैं तो हम इसे विस्तृत खेती या विस्तृत कृषि कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? यहाँ बड़ा क्षेत्र होने के कारण उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा भूमि
ज्यादा उत्पादन, इसलिए इसको कहा गया विस्तृत कृषि। समझ आ गया। वही दोस्तों गहन खेती क्या होती है? जापान में गहन खेती का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां खेती के लिए भूमि की उपलब्धता बहुत सीमित है। मतलब भैया जापान में अगर बात करें, जापान एक शहर है ना, शहरीकरण है वहां पर, इसलिए वहां पर भूमि के लिए है ना क्षेत्र सीमित है, इसलिए इसको गहन कृषि कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार की स्थिति को देखिए दोस्तों, भारत के केरल राज्य में भी देखी जा सकती है। केरल राज्य में गहन खेती होती है। वहीं पर बात करते हैं तीसरा पॉइंट, कहता है वृक्षारोपण खेती। जी हाँ दोस्तों, वृक्षारोपण खेती क्या होती है? कहता है भैया बागान खेती एक कृत्रिम और स्थापित प्रकार है। मतलब कि एक बड़ा सा खेत हो गया, वहां पर प्रकृति ने या बीज फेंक करके नहीं उगा, प्रकृति ने नहीं अपना रोल निभाया, न कि किसान ने बीज को फेंका। उसने क्या करा दोस्तों? बागान लगाए। मतलब मान लो एक साइड से उसने क्या करा, पेड़ लगा दिए, चाहे उसने केले के पेड़ लगा दिए, चाहे उसने अमरूद के पेड़ लगा दिए, उसने लगा दिया। तो ये क्या कहलाती है कि आपकी एक तरीके से कृत्रिम कृषि कहलाती है, और वृक्षारोपण खेती भी कहलाती है। एक ही नगदी फसल की बिक्री के लिए उगाया जाता है। मतलब एक ही प्रकार, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, रबड़ हो, केला हो, चाहे वो मसाले हो, ये सब उसके उदाहरण है, जहां पर बीजों को फेंक करके नहीं बल्कि उगाया जाता है। और जैसे चाय, कॉफी, रबड़ और केला, मैंने बताया ना, केले का एक साथ पेड़ लगा दिया है ना, एक साथ काट लिया, तो ये वृक्षारोपण, नाम से वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना हो गया। क्या मेरी बात क्लियर? वहीं चलते चौथा पॉइंट दोस्तों। चौथा पॉइंट में क्या लिखा है? मिश्रित खेती। यह एक स्थिति है जिसमें फसलों को उगाना और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। मतलब कि दोस्तों ऐसी खेती है, ऐसा काम है जिसमें फसल को उगाने के साथ साथ पशु भी पालना होता है। ठीक है, यह दोनों किया जाता है। यह मिश्रित खेती में लगे किसान आर्थिक रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर है। सभी वर्गीकरण खेती की प्रकृति के उद्देश्य पर आधारित है। बस आपको ऊपर वाला याद रखना है कि कोई भी कृषि करने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इन दोनों कार्यों को, इन दोनों एक्टिविटी को मिश्रित कृषि का नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान रखना। ये थोड़ा सा ऊपर बता दूंगा मैं। हरित क्रांति का अर्थ ये था कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में बढ़ोतरी करना। इसके लिए क्या क्या हुआ? कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? अधिक उपज देने वाले बीज, जिसका नाम दिया HYV बीज, उनमें सुधार हुआ। सिंचाई के लिए पानी की सुविधा होगी दोस्तों। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बढ़ते हुए रासायनिक जो उर्वरक का प्रभाव, अच्छा पहले पुराने टाइम में दोस्तों गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, राख का प्रयोग करते थे कीड़े मारने के लिए। वहीं पर दोस्तों आज क्या मिल गए? केमिकल मिल गए, जिसके कारण कि हरित क्रांति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में वृद्धि होने लगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? ठीक है। श्वेत क्रांति याद रखना, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। सफ़ेद किससे आधारित है दोस्तों? दूध के उत्पादन में वृद्धि को ही, आपको बस ये याद रखना है, दूध के उत्पादन को ही श्वेत क्रांति कहते हैं। क्लियर? ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वहीं चलो, अब नीचे क्या लिखा है? नीली क्रांति, नीली है ना दोस्तों। नीली को यहाँ पे होगा कि ताजे पानी और समुद्री जल में मछली पकड़ने में बड़ी वृद्धि करने के लिए संदर्भित करता है। मतलब नीली क्रांति क्या है? मछली पालने में, मछली पालने की प्रक्रिया को, जो ज़्यादा से ज़्यादा मछली पाला जाए वो उसे नीली क्रांति कहते हैं। ठीक है। वहीं पर पीली क्रांति याद रखना, यहाँ पे कुक्कुट का छोड़ देना, तो यहाँ पे आप क्या लिखना? दलहन जो होती है दाल के उत्पादन या दाल की पैदावार को अधिक करने की स्थिति को पीली क्रांति कहते हैं। गुलाबी क्रांति क्या होती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में विशेष रूप से सेब की मात्रा के उत्पादन में, है ना, सेबों की जहां पर भरमार हो वहां पर हम उसको कहेंगे गुलाबी कृषि। क्या मेरी बात क्लियर होगी? अब चलते हैं आगे क्या अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता। दोस्तों हमारी जो भारत की जो कृषि है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? भैया भारत में अधिकतर लोग, मैंने बताया था ना, जनसंख्या का 70% लोग वो कृषि कार्यों पर ही निर्भर है। जिसमें क्या क्या भारतीय कृषि की क्या विशेषता है? वो निर्वाह खेती करते हैं। निर्वाह खेती वह खेती होती है जो सिर्फ अपने लिए ही की जाती है। ठीक है। दूसरी क्या विशेषता है?
कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि के बावजूद भी जनसंख्या का लगभग 70% अभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखोगे, अगर कोई भी मजदूर या कोई भी मिस्त्री हो गया है ना, बेलदारी करने के लिए वो शहर आ जाता है, लेकिन याद रखना जब अपने खेतों में फसलों की कटाई और बुआई के लिए वो वापस जाता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता है। प्रत्यक्ष रूप होता है जहाँ पे वो 24/7 अपने खेत में ही काम करता रहता है ना, मतलब वो उस पर डिपेंड रहता है। तो यह चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से खेती बाड़ी पर जो निर्भर रहता है, उसी के लिए कहा गया कृषि पर जनसंख्या का दबाव। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय कृषि की अगली विशेषता क्या है दोस्तों? कहता है खेती का मशीनीकरण। आज जो है खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग न करके मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर मशीनें हुए, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा, मानसून पर निर्भरता। आज़ादी के बाद यहाँ सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचों में तेजी से वृद्धि हुई। स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले दोस्तों भारतीय किसानों की यह सोच थी कि ज़्यादा वर्षा ज़्यादा फसल, कम वर्षा तो कम फसल। लेकिन भारतीय कृषि की अब क्या विशेषता हो गई है कि अब जो है सिंचाई के साधन बड़े पैमाने पर जो है एक उसकी ज़रूरतें पूरी होती जा रही है, मतलब सिंचाई के साधन बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं। क्लियर हो गया। अगला चलते हैं, फसलों के विभिन्न प्रकार। आज हरित क्रांति आने के बाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद बन गया, अच्छी क्वालिटी के बीज बन गए, सिंचाई की सुविधा हो गई, जिसके कारण फसलों के विभिन्न प्रकार भी उगाने शुरू हो गए। वहीं पर दोस्तों खाद्यान्न फसलों का प्रधानता। आज दोस्तों खेती बाड़ी में कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलों पर ही निर्भर किया जा रहा है। खाद्यान्न फसल वो होती है जो कि खाने पीने जैसे गेहूं, चावल, चीनी, दाल, इन सब का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा रहा है। क्लियर है। अगला चलते हैं, छठा पॉइंट कहता है मौसमी पैटर्न। ठीक है दोस्तों, मौसमी पैटर्न का मतलब होता है भारत के 3 अलग अलग जो है फसलें पैटर्न है उसको, जैसे हमारे भारत में मौसम को 3 भागों में बांटा गया, गर्मी, सर्दी, बरसात और वसंत भी माना जाता है, 4 में बांटा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों फसलों को मौसमी पैटर्न कहा गया। मौसमी पैटर्न का मतलब ये होता है कि मौसम के आधार पर फसलों का उत्पादन करना, खरीफ, रबी और जायद फसलें। क्लियर हो गई मेरी बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारी अगला, भारत की प्रमुख फसलें। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? यहाँ पर देखो, खाद्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब है। नकदी फसलें क्या होती है दोस्तों? कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। ठीक है। वृक्षारोपण वाला, यहाँ पे चाय, कॉफी, नारियल और रबड़। बागानी फसलें, जहाँ बाग बगीचे हो, ये फल और सब्जियों के जो खेती की जाती है, ये इसके आधार पर बांटा जाता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि खाद्यान्न फसलें जो हैं इनमें से कौन सा नहीं है। मान लो कि ये सब दे दिया, इनमें से एक को उठा के दे दिया गन्ना, तो आपको पता होना चाहिए गन्ना जो है वो नकदी फसल है। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने इस लेसन की आधी वीडियो लगभग बना दी है, तो अगले पार्ट की वीडियो में जल्द ही आपको बना करके मैं ज़रूर भेज दूँगा। तो जो भी कराए उसको एक बार अपनी बुक में रिवाइज करें और इस वीडियो के आधार पर उसको समझें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।